हेलो। 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 जी सर, वॉइस नहीं आ रहा था सर। कोई बात नहीं, मैंने अभी बोला ही नहीं। ओके सर। हमारी आवाज जी सर। ओके। आज हमको गैस्ट्रो चालू करना है, ठीक है। गैस्ट्रो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। ऑलरेडी रूटीनली टॉपिक मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, तो कोई रेयर टॉपिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोशिश करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप उठाने की। एंडोक्राइन तुम्हारा फिनिश हो चुका है। ईसोफेगस का एक डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको समझा दूं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डायबिटीज हो गया हमारा। सबसे फेमस टॉपिक जो है इसमें वो है स्टोमेटाइटिस या ओरल अल्सर, ठीक है। कुछ पूछना है इसके बारे में भी या स्टार्ट करें हम लोग? कोई पढ़ के आया है जीआईटी के बारे में? जो भी आप लोगों ने देखा हो, सोचा हो, समझाओ। बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। रोज किसी ना किसी रूप में आपको आपकी प्रैक्टिस में देखने को मिलता ही होगा। पर डे के साथ होगा इसका फाइनल है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ठीक। उसमें पहला है हमारा स्टोमेटाइटिस या ओरल अल्सर। ओरल अल्सर से हम बोल रहे हैं। आवाज तो प्रॉपर है ना आपको? हेलो। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि सेकेंड ईयर में मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी। जहां कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, कहीं भी, उसके तकरीबन तकरीबन 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार मतलब हमें वो किस फॉर्म में दिखेगा, ये उस टाइप पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कहीं इन्फ्लामेशन कैट्राल हो सकता है कहीं इन्फ्लामेशन अल्सरेटिव हो सकता है कहीं इन्फेक्शन सुपुरेटिव फॉर्म में हो, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ऑन एवरेज 5 तरह के टाइप बताए थे मैंने आपको, सेकेंड डे की बात कर रहे हैं। तो स्टोमेटाइटिस का सिंपल मीनिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। उसमें हम टाइप पढ़ेंगे अलग अलग। पहला टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पे। पहला टाइप है हमारा कैट्राल, यानी जहां डिस्चार्ज बढ़ जाए, जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हो उस एरिया के डिस्चार्जेस बढ़ जाए, ठीक। अब बात करते हैं कि ओरल स्टोमेटाइटिस में कैट्राल टाइप का अगर इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें कॉज क्या होंगे। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में डिटेल पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी आपको। तो जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको अगर डिटेल पढ़ना है तो वहां नोट्स पढ़े हुए हैं, और शॉर्ट फॉर्म पढ़ना है तो यहाँ मैंने आपको चार्ट रूप में चार्ट वाइज आपको दे रखे हैं। यानी एक तरफ नाम, उसके बाद कॉजेज, उसके बाद क्लिनिकल फीचर, उसके बाद ट्रीटमेंट। एक ही लाइन में कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। अगर ये अलग से पूछा जाए एग्जाम में
आप इसको स्टेप बाय स्टेप बता रही है, यानी पहले डेफिनेशन, एटियोलॉजी, फिर क्लिनिकल फीचर, फिर ट्रीटमेंट, ऐसे आप उतारिए तो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, याद करने के लिए शॉर्ट कर दिया मैंने। ठीक, तो सबसे पहला टाइप है कैट्राइल टाइप की स्टोमेटाइटिस। कोई भी डिसीज की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, कैट्राइल टाइप वही टाइप होता है जो ऑलरेडी बता रहा हूं मैं आपको, जहां पे इन्फ्लामेशन के दौरान उस पार्ट के डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें नाक का इन्फ्लामेशन हो तो नाक बहने लग जाती है, भी आजकल वायरल बहुत चल रहा है, कॉमन फीचर। आंख का इन्फ्लामेशन होता है तो आंख से आंसू बहने लग जाते हैं। जेनेटेरिया का होता है, कहीं का भी होगा तो वहां से डिस्चार्ज आने लग जाएंगे। इनिशियली स्टेज होती है जनरली कैट्राइल इन्फ्लामेशन। अब बात करते हैं कि कॉज क्या है। कॉज है एक्सेसिव टोबैको, जो कि इरिटेट करता है सब्सटेंस, एल्कोहल, स्पाइसी फूड, जब भी हम खाते हैं मुंह से लार बहने लग जाती है, आंखों से आंसू, नाक से पानी और मुंह से लार। ये कैप्सिकम का खासियत है। कैप्सिकम मेडिसिन को आप पढ़ें और कैप्सिकम खा लें तो आपके ये सिम्टम अपने आप मालूम पड़ जाएंगे। डिस्चार्ज बढ़ा देगा, इरिटेट करता है उस पार्ट को। तो एक्सेसिव टोबैको, एल्कोहल, स्पाइसी, ये सारी चीजें एक्सेसिव मात्रा में बोली जा रही हैं। नहीं आप पकड़ लेंगे सर हर कोई टोबैको खाता है, तुमको तो नहीं होता। कई लोग खाते हैं पर लिमिट में खाते हैं, वो उतना इरिटेट नहीं करता। हालांकि ये लगातार सालों साल खाते रहने वाले के बाद उस एरिया को अफेक्ट करेगा जरूर। ठीक है, तो एक्सेसिव टोबैको, एक्सेसिव एल्कोहल, स्पाइसी, एंटीबायोटिक्स, ये ध्यान से देखिए। समझ रहे हैं आप, जितना ट्रीटमेंट करता है एक आरएमपी उतने से ज्यादा वो समाज के अंदर डिसीज प्रोड्यूस करता है। ये बात अलग है, या उसको नॉलेज हो या नहीं हो, उसके थ्रू हमारी समाज में जितने ठीक हो रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा डिसऑर्डर पनप रहे हैं। वो जानता है नहीं जानता ये अलग बात है, पर पनप जरूर है, क्योंकि वो रिकरेंट स्टेरॉइड खिला रहा है तो हमारी इम्यूनिटी खराब होगी। समस्या ये है कि उसका जो ट्रीटमेंट है उसके साइड इफेक्ट को मरीज समझ नहीं पाता। मरीज नहीं समझ पाता है इटसेल्फ, वो खुद भी नहीं समझ पाता, तो इस पे उंगली नहीं उठाई पाती। मगर इन ऑल अगर आप देखें, लोगों के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लोगों ने जो एग्जामिन किए हैं, लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किए हैं, वो पिछले 5 साल में आप देख लीजिए। पहले 250-250 mg का इंजेक्शन काम करता था, अब करता है क्या? पहले गांव में आपने सबने देखा होगा 250 mg 250 mg बहुत था। 250 mg बच्चे के लिए, 250 mg बच्चे बड़े के लिए सफिशिएंट डोज था। आज क्या हो रहा है, कितने mg लगाते हैं आज? कई तो होंगे ना यहाँ पे प्रैक्टिस करते ही होंगे। 1 ग्राम दिन में 2 बार या 3 बार भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 1 ग्राम से कम में तो काम चलते नहीं, बल्कि अब तो 4.5 या 4.2 कौन सा वो भी आ गए, टेजोवेक्टम वगैरह, ये तमाम तरह के ड्रग्स जो आ गए। सोचो आप कितने खतरनाक खतरनाक एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को 1 ग्राम दिए जा रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार दिए चले जा रहे हैं, स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। क्या इनसे उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी? चलो उस समय जो इन्फेक्शन हुआ है उसको वो खत्म भी कर देगा, उसके बाद क्या? उसके बाद उसकी जीआईटी जाएगी, उसकी इम्यूनिटी जाएगी, वो रिकरेंट इन्फेक्शन से गिर जाएगा। पुराने जमाने में, कोई बहुत बड़ी लंबी पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने खूब देख लिया है, जुकाम, खांसी, दस्त, उल्टी, इनके लिए कभी दवाई नहीं ली जाती थी। यूं किया, सर साफ, 2-3 दिन बहती थी नाक और आप ठीक हो गए। क्या था उस समय वो? आज अगर जरा सा जुकाम हो जाए आपको एंटीबायोटिक देने पड़ जाते। पहले अच्छी इम्यूनिटी थी कि आज? पहले अच्छी थी सर। पहले अच्छी थी।
हमारी अपनी नॉलेज ने हमारी अपनी इम्यूनिटी खराब कर ली। समझ रहे हैं ना आप? जी। तो ये चीजें ओवर यूज करेंगे तो हमारी अपनी खुद की इम्यूनिटी खराब होगी। ड्रग्स हो, इन्फेक्शियस डिसीज हो, इन सब से हमारी ओरल म्यूकोजा अफेक्ट होती है और वो इन्फेक्शन में आ जाती है। फिर बात करते हैं कि चलो इन्फेक्टेड हो गई, अब उसमें कौन से फीचर आएंगे? तो फीचर रेड म्यूकस हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन का पहला निशान होता है रेडनेस। इंक्रीज सिक्रेशन हो जाएंगे, तो स्वेलिंग हो जाएगी वहां पे, एक्यूडेशन हो जाएगा, कैटाल पढ़ रहे हम। ठीक, ट्रीटमेंट क्या है? हेक्सिडाइन और आयोडीन माउथ वॉश कराएं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि इम्यूनिटी को कवर करेगा। इतना एलोपैथी में ट्रीटमेंट, बाकी और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। हमारे यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे ड्रग्स हैं। आप कारोवेज यूज कर सकते हैं, हाइडेस्टिस यूज कर सकते हैं, नक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी। बायोकेमिक यूज कर सकते हैं, एसिडिटी वाला, वो भी कवर कर जाएगा यहाँ पे। काली म्यूर यूज कर सकते हैं आप ऑलरेडी। ठीक है, अगर पश फॉर्मेशन होगा तो फिर आप इसी तरफ चले जाएंगे। तो बुक्स आती हैं रीजनल मेटेरिया करके आती है, उसमें इतना ही बताया जाता है कौन से एरिया पे कौन सी मेटेरिया ज्यादा काम करती है। मेटेरिया का मतलब मेरा रेमेडी से ही, किस एरिया पे कौन सी रेमेडी का ज्यादा एक्शन है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं आप, रीजनल मेटेरिया। ठीक है, एक और है रिकरेंट एप्थस या स्टोमेटाइटिस, बार बार होने वाली। इसमें कॉज क्या होंगे? पॉजिटिव हिस्ट्री होगी फैमिली, बार बार स्ट्रेस, इसको अंडर तो देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस हर डिसीज में। स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है कोई बताएगा मुझे आजकल? सबसे मेन कॉज क्या है स्ट्रेस का? स्ट्रेस का सबसे मेन कॉज है कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ नॉलेज, सेंसिटिविटी। इस सब हमको स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं। हम कंफ्यूज हैं, टोटल कंफ्यूज हैं। लास्ट डे की बात है, कल ही शाम की बात है, क्लिनिक पे एक लड़का था, लास्ट में पेशेंट वही था, मैकेनिकल इंजीनियर है जो टेक्निकल काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह का, वो उसकी सैलरी अच्छी खासी है। तो उसने सवाल किया सर कोई काम बताओ अच्छी सैलरी मिले। मैंने आप जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, अच्छी सैलरी है, सक्सेस कैसे पाई जाए। मैंने बस यही पूछा कि सक्सेस की मीनिंग क्या है तुम्हारे लिए, आप मुझे वो समझा दो, मैं आपको तौर तरीके बताता हूँ। स्ट्रेस में था बच्चा, वो टेंशन में था। क्यों? फलाने गार्ड लेने तो ऑल्टो कार ले ली, उसने तो बुलेट ले ली, मैं तो अभी स्प्लेंडर पे ही हूँ, मुझे भी सक्सेस करना है सर। समझ पा रहे हैं आप? ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। रॉन्ग ट्रैक पे चल पड़े हम। हमारे बुजुर्गों में ये समझदारी थी, वो कभी भी दूसरे की ओर नहीं करते थे, अपने लिए वो वही चीज लेते थे जो उनको जरूरत थी। मेरे पड़ोसी ने ले लिए, उस पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे लिए जरूरत है कि नहीं, तो मैं टेंशन लूंगा, वरना दुनिया हवाई जहाज ले ले, मैं क्या करना। और हम जबरदस्ती की टेंशन पाले बैठे, फलाने ने ले लिया मुझे लेना है, मेरे काम में आए या ना आए बात की बात, मेरी स्थिति क्या है बात की बात है, मुझे तो वैसा करना है जैसा उसने कर लिया। ये हमारा स्ट्रेस का मेन कारण है। हम अपने आप में मुझसे पूछे कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें सेटिस्फाई हूँ क्या, मेरी अपनी फैमिली, मैं खुद अंदर से गुड फील कर रहा हूँ तो मैं सक्सेस हूँ। सक्सेस का कोई बाउंड्री थोड़ी सी है कि यहाँ पहुंचेंगे तो सक्सेस माना जाए। हाँ, काम करते रहिए, पर उस काम की वजह से या पड़ोसी की वजह से अपने रात की, सुबह की, शाम की नींद तो आराम मत कीजिए। वो कभी पूरा नहीं होता। वो तो शौक कभी पूरी, जरूरत है कभी पूरी थोड़ी होती, शौक है वो। तो स्ट्रेस
आपको डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा, स्ट्रेस आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाएगा। स्ट्रेस अनयूजुअल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, जो जेन्युइन होता है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। आज पानी क्यों बरसा टेंशन में, तो अब ये थोड़ी तुम्हारे हाथ में। फूड एलर्जी किसी को, उनको बार बार मुंह पे छाले होंगे, ठीक। इतनी शोलो अल्सर मिलेंगे यहाँ पे इस तरह की स्टोमेटाइटिस में, लाल पड़ जाएंगे, वेस कवर विद द ग्रीस व्हाइट एक्जुडेट, जो उसका वेस होगा वो कवर होगा ग्रेस व्हाइट एक्जुडेट से, जो डिस्चार्ज निकल रहा है उससे, ये इसकी पहचान हो जाएगी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने यहाँ मेडिसिन भी ऐसी आती है। एंटी क्रूड की अगर आप टंग देखेंगे अलग तरह का मिलेगा, हाइड्रिस्टिस की अगर आप अल्सर देखेंगे अलग तरह के मिलेंगे आपको, कारोवेस के अल्सर देखेंगे अलग तरह के मिलेंगे, मक्सॉल के अल्सर देखेंगे अलग तरह के मिलेंगे, बोरेक्स के देखेंगे अलग तरह के मिलेंगे आपको। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके भी मेडिसिन याद कर सकते हैं। किसी में वाइट एक्जुडेटेड है, किसी में एलो है, किसी में व्हाइट कोटेड टंग पड़ी हुई है, किसी में रेडिस पड़ी हुई है, किसी में मैक प्लाइक है, तो वो आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से मेडिसिन याद करनी पड़ेगी। ठीक, ट्रीटमेंट क्या देखिए, आप ओरल स्टेरॉइड देना पड़ेंगे आपको, माउथ वॉश तो सब में करा लेंगे, स्टेरॉइड तक पहुंच गई गाड़ी, और आगे बीमार करेगा स्टेरॉइड उसको, फाइनल। तीसरा टाइप है बैक्टीरियल विंसेंट एंजाइना, कई बार इस नाम से आया है एग्जाम में, विंसेंट एंजाइना, ठीक। एसोसिएटेड विथ प्री एग्जिस्टिंग लोकल ट्रोमा, पहले से होगा वहां पे कोई ना कोई अफेक्शन, इसलिए वो उसको एंट्री करने का मौका मिल गया बैक्टीरिया को, ट्रोमा में जगह बन गई है, ठीक, क्रैक बन गया है। ऐसे में अल्सर कैसे बनेंगे, अल्सर कवर्ड बाय ग्रेस सूडो मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन को खींचोगे खींचेगी नहीं, ब्लीडिंग कर जाएगी, उसको बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेनस। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी में देखा है आपने, ऐसी मेम्ब्रेन मिलती है। ऐसे में होगा क्या, इंक्रीज स्लाइवेशन, स्लाइवा और ज्यादा बढ़ निकलेगा मक्सोल की तरह, बदबू आएगी मुंह से, ठीक, ब्लीडिंग हो सकती है गम से, लिम्फ नोड बढ़ सकते हैं, फीवर आ सकता है। तो बैक्टीरियल सारे साइन मिलेंगे आपको, बैक्टीरियल के सारे साइन मिलेंगे आपको। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है एलोपैथी में, एंटीबैक्टीरियल ड्रग दो, बात करो, अगर वहां पस फॉर्म हो गया तो कट मारो, सर्जरी कर दो उसकी, बस, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वायरल की बात करें तो कॉमनली हर्पीस सिंप्लेक्स अफेक्ट करता है इस एरिया को, बच्चों में होता है, सीवियर अल्सरेशन होंगे, ओरल मेम्ब्रेन फीवर आ सकता है, क्योंकि वायरल में फीवर आता ही है, बैक्टीरियल में आता है, और मेलेज यानी बॉडी पेन करेगी पूरी, और लिम्फेडेनोपैथी, ये खास बात होती है वायरल की, पूरी बॉडी में पेन होता है, मसल्स पेन बहुत होता है वायरल में, डलनेस बहुत होती है, इतना बैक्टीरियल में नहीं होता। बेड रेस्ट करो, माउथ वॉश करो, हालांकि वायरल में एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते, और आजकल तो सब दे देते हैं, उन्हें मतलब नहीं वायरल जाके बैक्टीरियल में। आरएमपी से पूछो जरा, इसमें भी एंटीबायोटिक दे देगा वो तो, जुकाम खांसी में, जबकि वो वायरल है सेल्फ लिमिटिंग होता है, उसे मतलब नहीं है। एंटी फंगल ले जाओ, एंटी वायरल ले जाओ, ले जाओ बस आप। ये रेयर होता है सिफिलिटिक फंगल, फंगल ऑटोइम्यून, सॉरी, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको मिलेगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को मिलेगा। कैंडिडियासिस, सूडो मेम्ब्रेन बन जाएगा, फंगल होता है मगर उनको इनकी इम्यूनिटी कम है। ये देखो इसकी अलग पहचान है, वाइटिस पैच मिलेंगे इसमें, वाइटिस थ्रस्ट मिलेगी, धूल सी मिलेगी आपको, मगर वाइट होगी। ट्रीटमेंट वही है, एंटी फंगल है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। सिफिलिटिक की बात करें तो सेकेंडरी है सिफिलिस का, इस तरह का मिलेगा। इसके अलग तरह के अल्सर होते हैं, सर्कुलर मिलेंगे आपको पैचेस, ठीक, एंटी सिफिलिटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कई ऐसे अल्सर हैं जो किसी ड्रग से हो रहे हैं, किसी और चीज के आप ड्रग खा चले आ रहे हैं, तो उनको बोलेंगे ड्रग इंड्यूस्ड। जैसे ही खाएंगे अल्सर हो जाएंगे, जब ड्रग बंद करेंगे अल्सर बंद, हाइपर सेंसिटिविटी, साइकोटॉक्सिक।
अल्सर मिलेगा, इसमें क्या ट्रीटमेंट क्या करना है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अगर वो ड्रग आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो चेंज कर दो, उसका फॉर्म चेंज कर दो। ओरल खा रहे हैं तो इंजेक्टेबल मिल जाओ, बात खत्म हो जाएगी। बहुत कॉमन टॉपिक है स्टोमेटाइटिस। अकॉर्डिंग टू कॉज इसके नाम पड़ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉज इसका ट्रीटमेंट होता है। बस आपको सिम्टम याद करना है किस स्टोमेटाइटिस का कौन सा सिम्टम, यानी क्लिनिकल फीचर याद करना है, बस बात खत्म। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कुछ रेमेडी फेमस है, हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारी रेमेडी हैं। जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बोरेक्स है, मक्सोल है, काली वाइक है, बहुत फेमस रेमेडी है। 3 रेमेडियों में मैक्सिमम काम चल जाता है, बोरेक्स, काली और मक्सोल। सिफिलिटिक नेचर के हैं तो आप नाइट्रिक ग्रुप की तरफ जाइए, मक्सोल की तरफ जाइए। और कुछ बड़ा फूड पॉइजनिंग है या ड्रग्स की पॉइजनिंग है तो नक्सोन का या आर्सेनिक की तरफ सोचिए। डिपेंड करता है कि पेशेंट किस लेवल का हमारे पास है। कोई क्वेश्चन तो पूछो। कोई क्वेश्चन? बोरेक्स, नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिकम, मक्सोल का, मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि ये 5 ड्रग अगर आपने प्रॉपर पढ़ लिए 60 to 70% केस आप ओरल स्टोमेटाइटिस के कवर कर लोगे। 60 to 70% केस बाहर नहीं जाएंगे आपसे, दावा है मेरा आपसे। एक और टॉपिक है, छोटा सा ही है, एक्लेजिया कार्डिया है। कोई बताएगा मुझे एक्लेजिया कार्डिया क्या होता है? कोई भी? गंदा सा स्ट्रक्चर बना दूंगा आपको। कोई तो बताओ भाई। कोई नहीं? चलिए कोई बात नहीं। फेल टू रिलैक्स, एक्लेजिया का मतलब होता है फेल टू रिलैक्स। यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है, जैसे ही बोलस आएगा, फूड पार्टिकल्स आएंगे तो ये रिलैक्स कर देगा, स्टमक में जाने के लिए रास्ता देगा। कार्डियक वॉल्व, यहाँ ये जो वॉल्व बना हुआ है ये रिलैक्स नहीं होता तो खाना यहीं फंसा रह जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस का जो पहला एंड है वो रिलैक्स नहीं हो पाता किसी कारणवश, चाहे वहां पर नर्व में इंजरी हो जाए, चाहे वहां मसल्स स्पाज्म आ जाए, कोई ना कोई वजह तो होगी, बट वो स्पाज्म में रह जाता है। कार्डियक एंड जो है ईसोफेगस का वो रिलैक्स नहीं कर पाता। न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन कॉज यही होगा, चाहे वो नर्व का हो या मसल्स का हो, क्योंकि किसी भी स्पिंक्टर खुलने के लिए नर्व और मसल्स दोनों का होना प्रॉपर जरूरी है। ठीक है, मसल्स उसे कहना मानती है, नर्व उसे कहना बोलती है। तो किसी भी कंडीशन से वहां का जो स्पिंक्टर है वो खुलने में फेल हो जाए उसको बोलते हैं एक्लेजिया कार्डिया। 2 टाइप है बेसिकली, कंजेनाइटली या इसको प्राइमरी बोल रहे हैं या इडियोपैथिक बोल रहे हैं। लॉस ऑफ
इंट्राम्यूरल नर्व वॉल इसोफेगस, जो नसें है, जो नर्व है वॉल के अंदर, वो फेल हो जाए कंजेनाइटली। बाद में बहुत फेमस है एक चीज, चगास डिसीज, ये आ चुकी है एग्जाम में कई बार। चगास डिसीज हम लोगों ने एग्जाम दिया था, इसी नाम से आएगी, चगास डिसीज। पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ट्रेपोसोमी कुरुजी, उस वजह से भी स्पाज्म में चली जाती है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कई बार क्या होता है, बगल का कैंसर घुस जाता है इसोफेगस के अंदर, वो खराब कर देगा। वायरल इन्फेक्शन, स्मोकर्स के ऐसा बहुत होता है, स्मोकर्स जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स। डायबिटीज मेलाइटस, लंबे समय तक लोगों की डायबिटीज है तो ग्लाइकोसिलेशन हो जाएगा, वहां की नर्व काम करना बंद कर जाएगी, डायलेट हो जाएगा ये पार्ट हमारा, यहाँ पड़ा रहेगा फैला, फूड आगे नहीं बढ़ पाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, डायलेटेशन हो जाएगा इसोफेगस का, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी मस्कुलर लेयर की, ठीक है। बाकी लेयर पतला हो जाएगा तन के। क्लिनिकल फीचर में डिस्फेजिया होगा, जो भी खाना खाएंगे पूरा नहीं जा पाएगा, वापस फूड की भाई रिकरेज, रिगर्जिटेशन होगा फूड का, हेडबर्न, जलन मचेगी, पेन होगा, कफ आ सकता है, ठीक है। वेट लॉस हो जाएगा, चूंकि पूरी खाना नहीं खा पा रहे हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। ये फूड कभी भी वापस आके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा तो उसमें एस्पायरेशन निमोनिया कर देगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। बार बार इरिटेशन से सीए का इसोफेगस हो सकता है। जांच एक ही है, आजकल तो एक्सरे से मालूम पड़ जाता है, पहले जमाने में बैरियम मील कराते थे हम लोग, अब तो एंडोस्कोपी करा बात करो, एक्सरे से ही मालूम पड़ जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स करेंगे, अगर नर्व खराब है तो नर्व की, मसल्स खराब है तो मसल्स का, और नहीं तो होम्योपैथी में आ जाओ, अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी ट्रीटमेंट होगा। वंडरफुल ट्रीटमेंट है, ठीक है। लिक्विड फूड ज्यादा दो उसको उस समय, क्योंकि सॉलिड निकल नहीं पा रहा है, वो नहीं कुछ काम करेगा तो बोटुलिनम टॉक्सिन्स लगा देंगे, इंजेक्शन, पैरालाइज कर देंगे उसको, स्पेंटर को, हमेशा रिलैक्स रहेगा, बात खत्म। एलोपैथी बात, होम्योपैथी की बात करें, कालीवाइक, लैकेसिस, रुबेनिया, रुबेनिया बहुत फेमस रेमेडी, कारोवेस तो सदाबहार रेमेडी, इग्नेशिया, आर्सेनिक, इग्नेशिया की अपनी अलग बात है, लंप लाइक फीलिंग होगी, सॉलिड को निकल लेगा, लिक्विड को नहीं निकल पाएगा, लैकेसिस में भी यही मिलेगा, सॉलिड टू सोलो, लिक्विड को नहीं निकल पाएगा। तो छोटे छोटे सिम्टम है, आप उसको याद करें। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट डे जब भी पढ़ेंगे मंडे को, सबसे फेमस टॉपिक जो सबसे ज्यादा आता है वो है GERD, GORD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स, सबसे बड़ा टॉपिक है। आज कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, वरना आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो गया। कोई भी किसी तरह क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, इन जनरल हो, सब्जेक्ट्स रिलेटेड हो, पूछ सकते हैं। चलिए कोई नहीं तो खत्म करते क्लास। थैंक यू।